हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आपके लिए फिर से क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चौथी, ऑप्शन बी छठवीं, ऑप्शन बी सातवीं एंड ऑप्शन बी आठवीं। तो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। बात करें छठवीं अनुसूची की आपके, तो छठवीं अनुसूची में आपका 4 राज्यों असम, त्रिपुरा, एक नाम आता है मिजोरम, मेघालय। तो इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है छठवीं में। बात करें सातवीं अनुसूची में, तो ये मैंने आपको एक बार पहले बताया, सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, तो ये दिया गया आपका सातवीं अनुसूची में। और आठवीं अनुसूची में उल्लेख है भाषाओं का। जो मैंने आपको सातवीं अनुसूची बताया था, मैंने इसमें आपको बताया था कि केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र प्लस राज्य के मध्य शक्तियों का विवरण दिया गया है। इसलिए मैंने आपको ये पहले भी बताया कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का विवरण दिया गया है। समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित बताई थी मैंने। बात करें आठवीं अनुसूची में, तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में तो 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल संविधान में आपके 14 भाषाओं का इसमें उल्लेख दिया गया था। और छठवीं अनुसूची आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन से संबंधित हो जाएगी। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का ऑप्शन ए चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है। ऑप्शन ए शोरा, ऑप्शन बी जातीय संसद, ऑप्शन सी मजलिस एंड ऑप्शन डी नेसेट। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम जो आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शोरा। अफगानिस्तान की संसद का नाम है आपका शोरा। तो बात करें जातीय संसद की, तो जातीय संसद जो है आपके बांग्लादेश की संसद का नाम है। बात करें मजलिस, तो मजलिस आपके एक मालदीव की संसद का नाम है। और अगला जो ईरान देश है, इसकी संसद का नाम भी आपका मजलिस है। बचा आपका नेसेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपका इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। मैंने आपको बताया था भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शोरा। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, ये आपको याद रखना है, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। तो किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए विश्व मौसम संगठन, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एंड ऑप्शन डी विश्व पर्यटन संगठन। तो जिनेवा में जो स्थित है मुख्यालय, वो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विश्व मौसम संगठन, जिसे हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और इसका मुख्यालय है वियना। वियना राजधानी आपके ऑस्ट्रिया की। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट IMF की स्थापना आपको याद रखनी है। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है आपका, आपको ये तो पता ही होगा, वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय स्थित है। अंतिम है आपके पास विश्व पर्यटन संगठन WTO कहते हैं जिसे, तो इसका मुख्यालय आपका मैड्रिड, और मैड्रिड राजधानी आपके स्पेन की, तो यहाँ स्थित है इसका मुख्यालय। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1925 में। तो इस तरह आपका जिनेवा में स्थित हो, जो जिनेवा में स्थित है, वो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विश्व मौसम संगठन। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, नहीं सॉरी, विश्व मौसम संगठन इसकी स्थापना 1951 में हुई थी जिनेवा में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की,
तो इसकी स्थापना 1957 वियना ऑस्ट्रिया मुख्यालय इसका। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। और अंतिम है आपका विश्व पर्यटन संगठन, इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि एक नाम दिया गया है, शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कथक एंड ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। आपका राइट आंसर हो जाएगा शोभना नारायण जो है आपके ऑप्शन सी कथक से संबंधित है। कथक आपका उत्तर भारत में माना जाता है। आपका मणिपुरी मणिपुर में, आपका जो कथकली और कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कथकली आपका हो जाएगा केरल में मनाया जाता है। तो आपसे पूछा है शोभना नारायण जो है इनका संबंध आपके कथक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनसे है। बात करें मणिपुरी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, इससे रिलेटेड एक दो नामों की, तो जैसे इसमें नाम आता है काफ़ी फेमस, एक नाम झावेरी बहन, इनका नाम आता है मणिपुरी नृत्य से। एक आता है आपका कलावती देवी, कलावती देवी इनका नाम भी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। अगला बात करें कथकली से, तो कथकली से जैसे नाम आता है कृष्ण नायर का, काफ़ी इम्पोर्टेंट। बात करें कथक नृत्य से, तो कथक नृत्य से तो आपको पता ही होगा, एक है बिरजू महाराज, एक है लच्छू महाराज, तो ये दोनों इससे हो गए। इनमें एक और नाम आता है उदय शंकर, तो ये भी कथक से हो गए। बात करें कुचिपुड़ी नृत्य से, तो इसमें एक फेमस नाम आता है यामिनी कृष्णमूर्ति का, जो कि आपकी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। एक आता है आपका राधा रेड्डी, इनका नाम भी आता है इसमें। तो आपका शोभना नारायण ऑप्शन सी कथक नृत्य से हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य में झावेरी बहन और कलावती देवी, कथकली नृत्य में कृष्ण नायर, कथक में हो जाएगा आपका बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और उदय शंकर, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सा अवार्ड जैव विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कलिंग, ऑप्शन बी ग्रैमी, ऑप्शन सी पुलित्जर एंड ऑप्शन डी ऑस्कर। तो आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है आपका विज्ञान के क्षेत्र में, और ये दिया जाता है 1952 से। बात करें ग्रैमी अवार्ड की, तो ग्रैमी अवार्ड आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और 1958 से ये दिया जा रहा है। बात करें आपके पुलित्जर अवार्ड की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर अवार्ड यह आपके पत्रकारिता से संबंधित है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और दिया जाता है आपका 1917 से। बात करें अंतिम आपका ऑस्कर अवार्ड की, तो ऑस्कर अवार्ड तो आपको पता ही होगा, फिल्म क्षेत्र में ये दिया जाता है और 1929 से ये दिया जा रहा है। तो आपका विज्ञान के क्षेत्र से रिलेटेड हो जाएगा कलिंग अवार्ड 1952 से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण जो है इसकी बात कही गई है? आपका ऑप्शन ए आर्टिकल 50, ऑप्शन बी आर्टिकल 51, ऑप्शन सी आर्टिकल 48, ऑप्शन डी आर्टिकल 49। तो आपका जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों का जो संरक्षण दिया गया है वो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 49 में दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 50 की, तो इसमें आपका दिया गया है कार्यपालिका, एक बार मैंने पहले भी बताया था, कार्यपालिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और न्यायपालिका जो है इनकी शक्तियों का पृथक्करण दिया गया है इसमें। तो आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति पृथक्करण दिया गया है आर्टिकल 50 में। 51 में दिया गया आपका जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, ये इसमें कहा गया है आर्टिकल 51 में। आपका बचा आर्टिकल 48, तो इसमें आपका कृषि व, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 48, इसमें दिया गया कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, ये इसमें कहा गया है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक ये इनका संरक्षण दिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 49 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान गोसाई थान चोटी के उत्तर से होता है? आपका ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी एंड ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो आपका जो गोसाई थान चोटी के उत्तर से जिसका उद्गम होता है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोसी नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है गंगा की सहायक नदी है, सोन भी गंगा की सहायक नदी है, गोदावरी आपकी दक्षिण भारत की
सबसे लंबी नदी हो गई, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। और कावेरी नदी आपका, इसका एक फेमस नाम है दक्षिण भारत की गंगा, इसे ही कहा जाता है। अगर मैं बोलूँ कोसी का तो उद्गम गोसाईथान चोटी से होता है। जब मैं बोलूँ अगर सोन नदी का उद्गम जो होता है, ये आपको याद रखना है, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी आपके नासिक जिले महाराष्ट्र से निकलती है। नासिक जिला महाराष्ट्र, एक गांव आता है त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलता है। तो नासिक जिला महाराष्ट्र के एक त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलता है गोदावरी नदी। आपका बात करें कावेरी नदी, तो कावेरी नदी आपके कर्नाटक का जो एक कुर्ग जिला है, कुर्ग जिला, यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है ये नदी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। तो कोसी नदी आपका गोसाईथान चोटी से हो जाएगा, सोन नदी आपका अमरकंटक की पहाड़ी से, गोदावरी नदी आपका नासिक जिला महाराष्ट्र त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलता है, जबकि कावेरी नदी आपकी कर्नाटक कुर्ग जिले और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हर्ष ने किसके साथ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन प्रथम एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करें हर्ष ने नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध लड़ा था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध लड़ा था। इसमें हर्ष की हार जाती है और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाते हैं। जो इस युद्ध का विवरण दिया गया है वो आपका दिया गया है ऐहोल अभिलेख जो है महाराष्ट्र का, इसमें इस युद्ध का विवरण दिया गया है। बात करें आपके महेंद्र वर्मन की, तो मैं बात करूँ महेंद्र वर्मन प्रथम की, तो इन्हें कहा जाता है मत विलास। ये एक बार पूछा भी गया, मत विलास प्रहसन, ये इनकी उपाधि थी। बात करें नरसिंह वर्मन प्रथम की, तो नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि थी वातापी कोंड। नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि थी वातापी कोंड, और इन्होंने ही महाबलीपुरम रथ मंदिरों का क्या करा था? निर्माण करा था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण इन्होंने करा था। तो आपका पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में हराया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से था, तो यह आपका एक चालुक्य शासक था, चालुक्य वंश से इसका संबंध था। और जो युद्ध लड़ा गया था 618 में लड़ा गया, 618 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम प्रश्न, अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषिक है, मतलब दो भाषाएं जिसमें दी गई है? ऑप्शन ए कांधार, ऑप्शन बी मानसेहरा, ऑप्शन सी कालसी एंड ऑप्शन डी यरागुड़ी। तो आपका जो है द्विभाषिक अभिलेख कहते हैं जिसे। इस द्विभाषिक में जो आपका दो भाषाएं दी गई है, एक दी गई ग्रीक, एक दी गई है अरमाइक। तो द्विभाषिक अभिलेख जो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कांधार अभिलेख, जो कि आपके अफगानिस्तान में स्थित है। अब इसी को, इस जो कांधार अभिलेख है, इसे ही शेर ए कुन्हा कहा जाता है। कांधार अभिलेख द्विभाषिक अभिलेख। बात करें मानसेरा अभिलेख की, तो ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। अभी मानसेरा अभिलेख, यहीं पाकिस्तान में एक और अभिलेख स्थित है जिसे हम शहबाजगढ़ी का अभिलेख कहते हैं। शहबाजगढ़ी का अभिलेख पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है, जबकि मानसेरा अभिलेख अभी पाकिस्तान के हजारा प्रांत में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये दो अभिलेख पाकिस्तान में जाएंगे, कांधार अभिलेख आपका वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। बात करें कालसी अभिलेख की, तो ये आपका उत्तराखंड में कालसी, देहरादून कालसी वाले क्षेत्र में पाया गया था। बात करें यरागुड़ी अभिलेख की, तो यरागुड़ी अभिलेख आपका जो है आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था, यरागुड़ी अभिलेख। कुछ इम्पोर्टेंट अभिलेख जो अशोक के, जैसे एक है धौली अभिलेख, एक आता है धौली अभिलेख, पहले आपका ये है उड़ीसा में। ये इम्पोर्टेंट, धौली अभिलेख इम्पोर्टेंट क्योंकि इसका एक नाम है, इस धौली अभिलेख को ही पृथक कलिंग प्रज्ञापक कहा जाता है, धौली अभिलेख उड़ीसा का। एक बात करें आपका सोपारा अभिलेख पूछा जाता है, तो सोपारा अभिलेख आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। आपका एक और है गिरनार
तो ये आपका गिरनार गुजरात वाले एरिया में पाया गया था। बात करें एक और है गुर्जरा अभिलेख आपका मध्य प्रदेश में पाया गया था। तो अशोक का द्विभाषिक अभिलेख मैंने आपको बताया कांधार अभिलेख, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। ग्रीक और अरमाइक भाषा में इसका वर्णन किया गया है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।